नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश संबंधों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली भारत बांग्लादेश ऊर्जा पाइपलाइन का शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच ये पहली सीमा पार पाइपलाइन है। इसे लगभग 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कुल कीमत में 285 करोड़ रुपए बांग्लादेश में पाइपलाइन बिछाने में खर्च हुए हैं। यह राशि भारत ने अनुदान सहायता के तहत खर्च की है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक हाई स्पीड डीजल लाने ले जाने का एक स्थायी, विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण अनुकूल साधन स्थापित होगा। साथ ही दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्वास है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संचालन से दोनों देशों को क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। MPIDSA की रिसर्च फेलो डॉक्टर स्मृति एस पटनायक जी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। डॉक्टर स्मृति जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे सेवानिवृत्त मेजर जनरल अश्वनी कुमार सिवाच जी से। अश्वनी जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं बात करूंगा बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी से। पिनाक रंजन जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर और शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। भारत बांग्लादेश संबंधों की जब हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है दोनों देश एक दूसरे के साथ आर्थिक स्तर पर, तमाम दूसरे पहलू, कूटनीतिक स्तर पर एक सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि भारत और बांग्लादेश के संबंध और मजबूत हों। भारत से पाइपलाइन के जरिए जो डीजल भेजने की बात है, ये पाइपलाइन की जो शुरुआत हुई है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? इस फैसले से, इस उद्घाटन से दोनों देशों के संबंधों को कैसे गति मिलेगी, क्या फायदा होगा? देखिए, ये जो पाइपलाइन जो आज बना है और जिसका उद्घाटन आज दोनों प्रधानमंत्रियों ने किया है, ये कोई नई चीज नहीं है। जब हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे जी 2007-8 जब ट्रेन चला, मैत्री एक्सप्रेस चला था 2008 में, उसके बाद से जो डिस्कशंस हुई हैं उसमें यही उभर के आया है कि हम कनेक्टिविटी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें। क्यों ये आया है? क्योंकि इसकी वजह बड़ी सिंपल है। ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छे रास्ते बनाएं, हम रेल रोड कनेक्टिविटी बनाएं, हम रिवराइन कनेक्टिविटी जो बोट्स वगैरह है वो उसको सुविधा दें। और जो हाई स्पीड डीजल है जो बांग्लादेश हमेशा इंडिया से इंपोर्ट करता रहा है, तो उसको ट्रक के माध्यम से या किसी और माध्यम से भेजना, एक पाइपलाइन बनाना हम लोगों ने सोचा था कि ये बेहतर होगा क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए। एक पाइपलाइन बनाना उतना आसान नहीं है जी। अभी एक और पाइपलाइन बन रहा है नेपाल के साथ भी, इसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए। तो ये बात थी जिसकी वजह से कि ये पाइपलाइन कंसीव हुआ था एज अ प्रपोजल, और इसीलिए आज उसका हम वो देख रहे हैं कि वो एक्चुअली फ्रूशन में आया है। तो मुझे तो लगता है कि दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द जो मैक्रो अप्रोच है कनेक्टिविटी में। बिना कनेक्टिविटी के इंडिया बांग्लादेश इतना बड़ा बॉर्डर है, सबसे बड़ा बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर, और इतने सारे लोग आना जाना करते हैं। तो ये सुविधाएं बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये कई चीजें, अभी तो बहुत और काम हो रहा है। रेलवे को देख लीजिए, सारे जितने भी कनेक्टिविटीज थे 65 वॉर के बाद जो खत्म कर दिए गए थे वो कनेक्ट हो रहे हैं, वाटरवे कनेक्शन हो रहे हैं, नए पोर्ट्स ऑफ कॉल बन रहे हैं अंडर दी IWTT। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि दोनों इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। हमारा ट्रेड $18 बिलियन पहुंच गया है, बांग्लादेश हमारा चौथा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है। तो ये सारी चीजें को अगर मिलाकर देखें तो ये उसमें ये उसी का एक भाग है, उसी का एक this a cog in the wheel as we say in terms of pushing this relationship forward। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अगर देखा जाए दो पहलुओं की अगर मैं बात करूं तो भारत संबंधों की दृष्टि से इस पाइपलाइन की शुरुआत, इस पाइपलाइन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण आधार है।
प्रमाण है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध कितने मधुर हैं। दूसरी बात, आर्थिक दृष्टि से दोनों देश, भारत की जो आर्थिक स्थिति है, दुनिया में तेज गति से बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति है भारत की, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर है। ये दो कारण हैं जिसके चलते ये उद्घाटन, पाइपलाइन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है दोनों देशों के संबंधों की दृष्टि से। डॉक्टर स्मृति, आप कैसे देखती हैं इस उद्घाटन को, इस शुरुआत को, इस पहल को? मैं ये बोलूँगी कि अभी जो उद्घाटन हुई है, आज जो उद्घाटन हुई है, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है एनर्जी सिक्योरिटी को कायम रखने के लिए। आप अभी देखे होंगे, रसिया यूक्रेन के वार के वजह से बहुत मतलब एनर्जी जो प्राइस है बहुत इंक्रीज हो गया है। तो इसमें पाइपलाइन में एक चीज़ है, आपने जैसे बताया कि एनवायरमेंटल फेवरेबल है। अभी सब देश कोशिश कर रहा है कि कैसे जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करेंगे, जो आपका कोप के दौरान जो बात हुई थी। और सेकंड चीज़ है कि ये एक स्टेबलाइजिंग चीज़ है जिसमें आप बाहर से कोई उसका डिस्ट्रप्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे आप ट्रक में अगर बांग्लादेश तेल लेके जा रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, इंश्योरेंस का भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है, कोई आप ये सारे कॉस्ट जो है आपको अल्टीमेटली जो ग्राहक है बांग्लादेश में उनको पे करना पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसमें क्या होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगा, इंश्योरेंस का कम होगा, क्योंकि बाहर से कोई इम्पैक्ट करे सप्लाई चेन को, वो सारा चीज़ नहीं रहेगा। तो ये लार्जर जो रीजनल इंडिया का रीजनल डिप्लोमेसी है, आप अगर उसके तहत देखेंगे, जैसे एम्बेसडर चक्रवर्ती ने मेंशन किया अमलेखगंज का जो पाइपलाइन अभी नेपाल के साथ चल रही है, तो ये एनर्जी कोऑपरेशन जो ये ईस्टर्न साउथ एशिया में है, मैं ये बोलूँगी कि इसको एक्चुअली बहुत बढ़ावा दे रहा है ये जो पाइपलाइन है, क्योंकि यहाँ पे एक पाइपलाइन है, वहाँ पे एक पाइपलाइन है। आपका अब जो ग्रिड कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी का भी हो रहा है, जैसे आपका जो BBIN के बीच में उसके अंदर अभी ग्रिड कनेक्टिविटी का बात हुई है। तो ये सारे को आप अगर सारे चीज़ देखेंगे तो मैं ये बोलूँगी कि इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप इन सिक्योर इन हैविंग ए काइंड ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी विद इन दिस रीजन, जो कि बहुत डिपेंडेंट रिलेशनशिप यहाँ पे है। जी, जाहिर सी बात है, ऊर्जा के लिहाज से ये पहल भारत और बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण पहल कही जा सकती है। अश्वनी जी, अगर बात की जाए ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स की, जिस तरह से आज पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है, और अगर मैं बात करूं बांग्लादेश और भारत के संबंधों की, तो जाहिर तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स का फायदा जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, खास तौर से उनको भी बहुत होता है, बांग्लादेश को भी होता है। इसका आप कैसे देखते हैं इसको? हाँ बिल्कुल, देखो मनोज, सच्चाई यह है कि बांग्लादेश 1947 से पहले भारत का हिस्सा था, और भारत की कनेक्टिविटी जो नॉर्थ ईस्ट में है रेस्ट ऑफ इंडिया से, वो बांग्लादेश के थ्रू थी। मगर 1965 लड़ाई के बाद वो सब काफी तरीके से बंद हो गई। अब उनको दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो रेलवे लाइन है, चाहे वो वाटर वेव्स है, तो इनका बहुत फायदा होगा। देखो, आपको जब अगर रेस्ट ऑफ इंडिया से अगर आपने नॉर्थ ईस्ट जाना है, एक सर्कुटस रूट जा रहे हो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, अगर आप बांग्लादेश के थ्रू आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस आपका कम हो जाता है। इसी प्रकार से जितनी नदियां हैं बांग्लादेश के अंदर और भारत के अंदर, जो भारत से बांग्लादेश में चम्बन नदियां जा रही हैं, अगर हम वाटर वेव का इस्तेमाल करें तो ट्रेड भारत के साथ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है बांग्लादेश का। और इसी प्रकार से आपकी रेलवे लाइन, रोड, अभी देखिए रेलवे लाइन जो आया अगरतला से अकूरा, ये पहली नॉर्थ ईस्ट रेलवे लाइन है जो कि थ्रू हुई है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बिछी है और जो अभी इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है, ये सिलीगुड़ी से जाएगी प्रतिपुर जो बांग्लादेश है, इससे क्या होगा, हाई ग्रेड डीजल बहुत ज्यादा स्पीड से जल्दी और सस्ते जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आज की तारीख में पाइपलाइन, चाहे वो लैंड पे हो या चाहे सी पे हो, तो ये जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है भारत और बांग्लादेश के जो इकोनॉमिक रिलेशन, डिफेंस रिलेशन, उसमें बहुत बढ़ाव आ रहा है लास्ट करीब 10 साल में। देखो, पहले तो हमने जो बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया 2015 में, जो एक बहुत ही मुश्किल था, दोनों देशों ने बड़े बैठ के आराम इस
प्रेजेंट गवर्नमेंट ने और शेख हसीना की गवर्नमेंट ने मिलकर उसको रिजॉल्व किया। अब जो इश्यू रह गए तेस्ता वाटर, मुझे लगता है उसकी तरफ भी बढ़ा जा रहा है। जो खुशेरी पैक्ट करने से काफी फायदा हुआ है, हमने खुशेरी नदी के ऊपर एक पैक्ट कर लिया, तो धीरे धीरे भारत और बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप है वो इंप्रूव होने। जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा हमारे को चांस खतरा लगता है कि कहीं चीन जो है वो अपना दबदबा जो बांग्लादेश, मैं अश्वनी जी इस पहलू को भी समझूंगा, लेकिन चीन से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं इस बात को मानता हूं पिनाक रंजन जी कि दुनिया में जो इस समय आर्थिक स्थितियां हैं, अगर उससे पहले मैं भारत के आसपास की बात करूं, श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो दुनिया के सामने है, नेपाल की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक नहीं है, पाकिस्तान में जो हालात हैं वो दुनिया जानती है। ऐसे में भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो दुनिया में मजबूत है, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भी ठीक है। आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब हम आसपास के पड़ोसी देशों की बात करते हैं, ऐसे में दोनों देश भारत और बांग्लादेश आर्थिक व्यापार की दृष्टि से जिस तरह से समझौते कर रहे हैं, उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि बांग्लादेश और भारत जो कर रहा है, बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उससे सबक ले जी, उससे सबक सीखे कि किस तरह से ऐसे दो पड़ोसी आपस में जहां पे एक पॉलिटिकल विल दिखा के इस तरह की कनेक्टिविटीज और ये कर रहे हैं और उससे कितना फायदा हो रहा है। बांग्लादेश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इंडिसेस जो है, वो कितने बेहतर हो गए हैं, उनका जो जीडीपी कितना, आप सोच लीजिए बांग्लादेश जो आज पाकिस्तान से छोटा मुल्क है पॉपुलेशन में जी, बांग्लादेश का जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा है, जीडीपी पर कैपिटा भी ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा है, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट रिजर्व्स भी ज्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज। ये तो हालत हो गया। अब पाकिस्तान किसको कोसेगा? अपनी नीतियों को ही कोस सकता है। बांग्लादेश ने तो अपनी नीतियां जो है इस तरह से उन्होंने इंडिया के साथ मतलब जो जुड़ने का कोशिश किया, उससे सबको फायदा है और इंडिया भी चाहता है हमारे पड़ोसी देशों को फायदा हो। तो मेरे ख्याल में ये एक मॉडल है जो हमारे पड़ोसी देश इससे सबक सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर बात मैं करूं भारत बांग्लादेश संबंधों की, तो सितंबर 2022 में शेख हसीना भारत आई थी और दोनों देशों के बीच कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें रेलवे, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग की बात थी। मीडिया और जल बंटवारे पर भी समझौते बहुत महत्वपूर्ण भारत और बांग्लादेश के बीच हुए थे। लेकिन बात अगर मैं चीन की करूं तो चटगांव में बंदरगाह को लेकर जो चीन ने ऑफर दिया था बांग्लादेश को, उसको लेकर बांग्लादेश ने एक तरह से किनारा कर लिया। उसको लेकर आप चीन की बात कर रहे थे अश्वनी जी, जाहिर तौर पे चीन का मुद्दा आता है। आप कैसे देखते हैं कि चीन ने जो कुछ श्रीलंका में किया, जो कुछ पाकिस्तान में किया, या चीन ने अपने आर्थिक कर्ज के नाम पर दुनिया के दूसरे देशों के साथ जो कुछ किया है, बांग्लादेश ने काफी हद तक सावधानी बरती है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो ये समय मनोज बिल्कुल बढ़ती है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो बांग्लादेश पहले बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना, उसने फिर एक प्रकार से एक एग्रीमेंट किया, डिफेंस एग्रीमेंट 2002 में। आज जो बांग्लादेश के अंदर टैंक्स हैं, उनकी फ्रिगेट्स हैं, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनकी सबमरीन्स हैं, वो सब चीनी ओरिजिन की हैं। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम धीरे धीरे अब हम इससे चौकन्ने हुए हैं, हम अपनी डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको एक प्रकार अपना हिस्सा बना रहे हैं। मगर ये सच्चाई है कि जो चीन है वो काफी हद तक बांग्लादेश के अंदर इस पे डिफेंस के मामले में इनरोड उसने बढ़ाई, और कहीं ना कहीं जो उसका एक भारत को घेरने का तरीका था, जहां पर उसने पर्ल ऑफ स्ट्रिंग बनाई थी, कुआ कप्पू म्यांमार में, चिटागोंग जो था वो बांग्लादेश में, हमनटोटा श्रीलंका में, और एक आइलैंड जो है वो आपका मलेशिया के तरफ, और उसके बाद आपका जिबूटी के अंदर ईस्ट अफ्रीका में, और उसके बाद ग्वादा। इससे क्या था, वो पूरे तरफ से इंडिया को घेरना चाहता था, मगर बांग्लादेश ने जो चिटागोंग पोर्ट है वो देने से मना कर दिया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बांग्लादेश अभी सेंसिटिव है भारत की रिक्वायरमेंट में। उसको समझ आया है कि जो चीन बहुत दूर है, भारत बिल्कुल नजदीक है। अगर भारत और बांग्लादेश के रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो दोनों देशों को फायदा है, चाहे वो डिफेंस है चाहे वो ट्रेड है, क्योंकि दोनों की कनेक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा था और दोनों देशों के बीच
लंबे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध हैं जो दोनों देशों को जोड़े रखते हैं आपस में। इसलिए चीन जितनी भी चाल चले, लेकिन बांग्लादेश ने उस मुद्दे पे सावधानी बरती है। डॉक्टर स्मृति, इस पहलू को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के जो आर्थिक संबंध रहे हैं, जो सहयोग दोनों देश मिलकर आगे कर रहे हैं संबंधों को मजबूती के लिए, वो अपने में मैं कहूंगा कि आसपास के जो देश हैं भारत के, जैसा चक्रवर्ती साहब ने कहा कि इसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए दूसरे देशों को भी। आप कैसे देखती हैं इस पहलू को? देखिए, भारत जो लाइन ऑफ क्रेडिट जो बांग्लादेश को दी है, लगभग 10 बिलियन डॉलर के आसपास में है। उसमें बहुत ज़्यादातर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सारा कंसंट्रेट कर रहा है रेलवे और रोडवेज इम्प्रूवमेंट में। जैसे कनेक्टिविटी जो पहले था, उस कनेक्टिविटी को वापस लाने के लिए बांग्लादेश का एक है कि एस्पिरेशन, वो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप भी करना चाहता है, इकोनॉमी भी बहुत अच्छा भी कर रहा है। और जब कभी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात करेंगे, डेवलपमेंट का बात करेंगे, तब ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी इश्यू अपने आप चले आते हैं। क्योंकि आपका अगर अच्छा सड़क, रेलवे, पोर्ट अगर नहीं होंगे तो आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या जो प्रोडक्शन कर रहे हैं आप उसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि बांग्लादेश बहुत ही कॉन्शियस है जब वो लोन लेते हैं। जैसे चीन के साथ जो लोन रहती है ज़्यादातर कमर्शियल लोन रहती है, और उसमें जो उनका जो बिल्ड, ओन और ट्रांसफ़र उनका जो मॉडल रहती है कि वो खुद ही बनाएंगे, खुद ही बना के फिर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसमें वो पैसा लेंगे। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है वो जॉइंट वेंचर मॉडल है, तो हम लोग वहाँ पे बांग्लादेशी जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट करते हैं। तो दोनों मॉडल बहुत ही डिफरेंट है। तो चीन का जो मॉडल है उसमें जैसे डेट जो बढ़ती है, बांग्लादेश में ये बोलूँगी कि अभी का जो सरकार है बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो देखे कि क्या हुआ श्रीलंका में। तो इसीलिए उनका अगर नहीं चाहिए, वो एक हिसाब लगा रहे हैं कि हमारा लाभ होगा या लॉस होगा, तो उसके हिसाब से वो देख रहे हैं कि जो लोन चाइना एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है अभी जल्दी जल्दी फटाफट पैसा आ जाएगा, क्योंकि चाइना में के हम लोग सब जानते हैं 1 विंडो क्लियरेंस, एक बार बोल दी तो पैसा आ गया। अनलाइक इंडिया के हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें एक ओवरसाइट होता है दूसरे मिनिस्ट्री का, तो पैसा तो इजीली मिल जाएगा, लेकिन चाइना अपना लोन छोड़ेगा नहीं। आप श्रीलंका का हाल देखिए, वहाँ पे डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत दिन से कोशिश चल रही है। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि बात चाहे बांग्लादेश की हो या नेपाल की हो या दूसरे देशों की हो, चीन की तुलना में भारत को लेकर जो पड़ोसी देश हैं, एक भरोसा है कि भारत अगर कोई योजना पे काम करेगा तो वो संबंधों के साथ आगे बढ़ेगा। चीन कर्ज देगा तो पता नहीं कब कौन सी चाल चलेगा और श्रीलंका जैसा हाल किसी देश का, किसी मुल्क का कर देगा। इसलिए बांग्लादेश और दूसरे देश अब सावधानी बरत रहे हैं और ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है संबंधों के लिहाज से। पिनाक रंजन जी, मैं इस पहलू को आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्ते भी बहुत मजबूत हैं और तेजी से व्यापार भी बढ़ा है दोनों देशों के बीच, और कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर पर चीन चालबाजी चलता है। मैं चीन के पहलू को बहुत ज्यादा छूना नहीं चाहता, उसे सावधानी बरतना चाहता हूं, लेकिन मैं भारत और बांग्लादेश भविष्य में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर बेहतर ढंग से आगे बढ़कर आर्थिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं ताकि दोनों देशों की जनता को लाभ हो? एक प्रोजेक्ट जो वहां चालू हुआ है कि वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जी, फॉर इंडिया ओनली। देयर आर 2 or 3 ऑफ दीज जोन्स जो वहां बनने को जा रहा है। उसका जो फंडामेंटल इशू वहां पे ये है कि बांग्लादेश इंडिया से बहुत चीज इंपोर्ट करता है, सबको मालूम जी। अगर वो चीजें बांग्लादेश में बनाया जाए, इंडियन कंपनी जो वहां एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर वो चीजें बांग्लादेश में बनाया जाए तो वो कंपनी बांग्लादेश से इंडिया को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, नॉर्थ ईस्ट को भी भेज सकता है, कहीं भी भेज सकता है। तो उसमें बांग्लादेश को फायदा है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड गैप है काफी है, एडवर्स ट्रेड इम्बैलेंस भी है, तो इससे बांग्लादेश को फायदा हो सकता है। इसलिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक जोन्स में इंडियन कंपनीज को अट्रैक्ट करें और वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज वगैरह जो भी है वो वहां पे करें। एनर्जी सेक्टर में तो हमने बात कर ही लिया है, पाइपलाइन बन गया है, अब वो 2 पावर प्लांट बन रहे हैं जहां से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा। बांग्लादेश इंडिया के बाजार से 1200 मेगावाट एनर्जी खरीदता है ओपन मार्केट, कुछ ग्रांट में, कुछ कंसेशन प्राइस में, कुछ 500 के करीब है, बाकी
वो खरीदते हैं, हमारे नेशनल पूल से खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कनेक्टर्स हैं, वो हम लोगों को कनेक्टिविटी, एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट है एक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप देख लीजिए एनर्जी प्राइसेस यूक्रेन वॉर में जब बढ़ी है तो कितनी दिक्कत हो रही है सब लोगों को एनर्जी प्राइसेस लेके। बांग्लादेश को भी हो रही है, बांग्लादेश के रिजर्व्स डाउन हो रहे हैं, एक्सपोर्ट पे भी उसका इफेक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीजें को अगर एक गुट में मिलाकर देखें तो इंडिया के साथ बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो उनको फायदा है। देखिए दोनों रिश्ते तभी बढ़ते हैं जब दोनों देश समझते हैं कि इसमें फायदा है हम लोगों का। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इन्होंने ये तय कर लिया है। इट्स ऑल्सो एन इशू ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड विल टू गो फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड जी बिल्कुल। अश्विनी जी, अगर मैं बात करूं सीमा की, भारत बांग्लादेश सीमा की, तो ऐसे तमाम विवाद थे जिसे दोनों देशों ने मिलकर सुलझाया, उसका समाधान किया। दुनिया में ऐसी मिसाल कम देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। आप कैसे देखते हैं इन दोनों पहलुओं को? हाँ बिल्कुल मनोज, इसमें कोई शक नहीं कि दो तीन चीजों में बहुत भारत और बांग्लादेश ने रिजॉल्व करे हैं। एक तो कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट था, जो लैंड डिस्प्यूट, वो हमने 2015 में रिजॉल्व किया और बड़ा कॉम्प्लेक्स था। भारत और बांग्लादेश ने मिलके इसको रिजॉल्व कर लिया। दूसरा जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एक तो ड्रग ट्रैफिकिंग की आ रही है और एक कहीं ना कहीं जो आ रही है आपको इलिसिट आपकी जो करेंसी आती है, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश के अंदर आईएसआई का बहुत बड़ा गढ़ है। जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश है वो काफी सक्रिय है, वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पहुंचाता है, तो उससे हमें बड़ा चौंकाना है। और बात बात जो प्रेजेंट शेख हसीना की गवर्नमेंट है उसको ये मालूम है और वो बार बार उन पे एक्शन लेते हैं। जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश एक प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत ने, बांग्लादेश ने, मलेशिया ने और म्यांमार ने उसको एक प्रकार से बैन किया हुआ है, मगर फिर भी जो पाकिस्तान का एक एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं वो करीब करीब 10 लाख के करीब हैं जो बांग्लादेश के अंदर ही हैं और उनका कोई समाधान नहीं निकला है, वो म्यांमार में वापस नहीं जा पाए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भारत की तरफ आने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक बहुत चिंता का विषय है भारत को। भारत भी चाहता है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में बातचीत हो और ये जो रिफ्यूजी हैं ये वापस अपने घर जाएं, राखीन प्रोविंस म्यांमार में। यह भी एक भारत और बांग्लादेश के इशू है। चौथा इशू भारत का यह है कि भारत चाहता है कि जो बांग्लादेश की डिपेंडेंसी है चीन पे वो कम हो, स्पेशली आपके आर्म्स, अम्यूनिशन और ट्रेनिंग के बीच में। भारत चाहता है कि बांग्लादेश एक मित्र देश है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट हो। देखो याद रखना पड़ेगा 1971 में हम कंधे से कंधे मिला के लड़े थे और बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। तो कहीं ना कहीं बीच के अंदर एक जो कड़वास आ गई थी उसको दूर करना, हमें यकीन करना कि बांग्लादेश भारत की तरफ झुके, ना कि बांग्लादेश की तरफ झुके और ना कि चीन की तरफ झुके। तो मुझे लगता है इसके ऊपर काफी चीज हो रही है। अब हम जॉइंट वेंचर की बात करें, डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वहां पर भी बनाने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको एक जो साफा है, जो साउथ एशियन, बिल्कुल अश्विनी साहब, बिल्कुल अश्विनी जी, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अहम मुद्दे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को साधने की एक कूटनीति रही है, रणनीति रही है, जो दिशा रही है, उसमें पूर्व उत्तर खासा महत्वपूर्ण रहा है। उसको देखते हुए बांग्लादेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना के साथ समय समय पर अपने संबंधों को, दोनों देशों के संबंधों को और महत्वपूर्ण करने का काम किया। लेकिन डॉक्टर स्मृति जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि तीस्ता नदी जल विवाद जैसे मुद्दे भी हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जल बंटवारे को लेकर जो दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं अभी भी बने हुए हैं। इन मुद्दों को आप कैसे देखती हैं? ये एक सीरियस इम्पेडिमेंट है बायलैटरल रिलेशंस, दोनों देश के बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर, क्योंकि बार बार जैसे अभी अगले साल शायद जनवरी फर्स्ट वीक में या दिसंबर लास्ट वीक में इस साल का इलेक्शन होने वाली है। तो ये जो मुद्दा है डेफिनेटली अपोजिशन जरूर उसको लेके आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का जब व्यापार होती है तो एग्रीकल्चर हर आदमी को अफेक्ट करता है। तो जैसे नॉर्थ बंगाल, वहाँ का नॉर्थ बंगाल, हमारा नॉर्थ बंगाल, दोनों जगह पे ड्राउट सिचुएशन होती है, तीस्ता को पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये मुद्दा तो ज़रूर आएगी। एक चीज़ है कि इसको कैसे रिजॉल्व करा जाए, शायद हम लोग को ये करना पड़ेगा, हम लोग को डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि तीस्ता के ऊपर अभी कुछ बातचीत ऐसा मतलब नहीं, मतलब पब्लिकली तो ऐसा कुछ बातचीत हो रहा है वो तो पता नहीं लग रहा है,
बात करने से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ठीक है, ये भारत सीरियसली इशू को ले रहा है, रिजॉल्व करने के लिए बातचीत शुरू किया। अब जब बात बिल्कुल नहीं करते हो एक पर्टिकुलर इशू में, तो लोगों को लगता है कि इंडिया शायद सीरियस नहीं है, जबकि मैं बोलूँगी कि इंडिया बहुत सीरियस है, जितना हमारा बायलैटरल इश्यूज है ये नदी को लेके, उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो हम लोग एटलीस्ट वो इंडिकेशन हमें देना चाहिए, हम सीरियस हैं, हम बात करने के लिए तैयार है, चाहे कितना बार भी हो, 4-5 डायलॉग आप करिए तीस्ता के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। जी, एक बड़ा मुद्दा अगर मैं पाकिस्तान की यहाँ बात करूँ, जिस तरफ अश्वनी जी इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तान के कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी संगठन हैं, उनकी भी एक बुरी नज़र बांग्लादेश पे रहती है, किसी तरह से इसमें लगे रहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आए। दोनों देशों के नेतृत्व में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और शेख हसीना ने उन संबंधों को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की है, उस दिशा में काम किया है। इस भूमिका को आप, पाकिस्तान की भूमिका को कैसे देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान को सब समय कोशिश रहेगी कि कैसे वो भारत को चारों तरफ जहाँ जहाँ पॉसिबल है कैसे भारत का सिक्योरिटी के ऊपर दबाव डालेगा, क्योंकि आपका फिर जो अटेंशन है बॉर्डर के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर चला जाएगा। आप जो बोल रहे हो कि इंडिया एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना चाहिए, जितना वर्ल्ड के मुद्दे पे वो प्ले नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका ध्यान तो सब छोटा मोटा चीज़ में जाएगा। वो सब समय ये वाला प्रेशर रखेंगे, क्योंकि हमारा आर्मी को डिफरेंट बॉर्डर को जैसे डाइवर्ट करेंगे, अटेंशन हमारा जैसे सबसे ज़्यादा अटेंशन चाइना के ऊपर रहना चाहिए, लेकिन हम ये छोटे मोटे में रहेंगे। तो ये सब समय पाकिस्तान का कोशिश रहेगी और ये चालू रहेगी। तो वो कोशिश करेंगे कि किसके थ्रू में वो हम लोग का थ्रेट परसेप्शन ये कर सकते जी, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तो खुद अपनी उलझनों में उलझा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत और बांग्लादेश विभिन्न मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, कूटनीतिक मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक साथ दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संचालन से दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा मिलेगी, मजबूत होंगे। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।